धन्यवाद। आज के इस 5वें बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन के संचालन कर रहे हमारे साथी और उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, आज 9 अक्टूबर 2023 को सोती हुई कौम को जगाने वाले बहुजनों के महानायक मान्यवर साहिब काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसको हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, यह उत्तर प्रदेश राज्य का 5वां राज्य अधिवेशन हम लोगों ने कानपुर जिले के स्नेहा पैथोलॉजी के बगल में जो मैदान है आनंदपुरी का गेट, किदवई नगर कानपुर में रखा हुआ है। इस साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी और हमारे पूज्य भिक्षु, मैं आप सभी लोगों को बदनामी करता हूं। साथियों, 2 सत्रों में ये कार्यक्रम है। पहले सत्र का अध्यक्षीय भाषण करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें 3 विषय हम लोगों ने वर्तमान और ऐतिहासिक हालात और परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए रखे हैं, जिन पर शासक जाति के लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। पहले नंबर का विषय है असमानता पर आधारित मनवादी व्यवस्था का समूल नाश करना मेरे जीवन का मकसद है, अथवा न बिकने वाला नेता ही बहुजन समाज का निर्माण कर सकता है। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का ये जो विचार है, हम लोगों ने आज चर्चा करने के लिए इस 5वें बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य अधिवेशन में रखा है। दूसरा एक विषय है जो ज्वलंत विषय है आज की तारीख का, पूरे देश में हंगामा हो रहा है इस बात को लेकर के, ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करना, मंडल कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू न करना, बल्कि इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाना भिड़ाना इस्तेमाल करो और फेंक दो, शासक वर्ग की षड्यंत्रकारी चाल है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश। तीसरा विषय है नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक महिला आरक्षण बिंदु से क्या सभी SC ST OBC की महिलाओं को संविधान की मंशा के अनुसार वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? प्रश्नवाचक। एक गंभीर मंथन का, चिंतन का ये विषय है। ये 3 विषय इस प्रथम सत्र के अवसर पर हम लोगों ने समाज को जानकार बनाने के लिए
और उनको अपने हक अधिकार दिलाने के लिए आज चर्चा के लिए रखे हैं। साथियों, जहां तक पहले विषय की बात है कि असमानता पर आधारित मनवादी जो व्यवस्था है इसका समूल नाश करना मेरे जिंदगी का मकसद है, यह बात बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने कही। मगर इससे पहले इतिहास में हम देखते हैं तो उस समय हमको एक जानकारी मिलती है। 15 मई 1936 को बाबा साहब अंबेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल नाम का एक संगठन हुआ करता था आर्य समाजियों का। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। उन आर्य समाजियों के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी लाहौर में, और उस समय बाबा साहब अंबेडकर को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया था। कहा कि इस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक लंबा सा भाषण उस पर तैयार किया, उस जाति व्यवस्था के ऊपर में, जिसको बाद में उन्होंने छपवाया और उसका नाम दिया एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। हिंदी में जाति का विनाश नाम का वो जो लेख तैयार किया था, भाषण तैयार किया था, वो अध्यक्षता करने वाले लोगों ने, उस आयोजक मंडल ने बाबा साहब अंबेडकर को यह कहा था कि हम आपको अध्यक्षता करने के लिए बुला रहे हैं, मगर आप क्या बोलने वाले हैं पहले ये बताना होगा आपको। हमारे मंडल के पदाधिकारियों को आप क्या बताने समझाने वाले हैं, वो भाषण पहले आपको हमको दिखाना होगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो जाति व्यवस्था का उन्मूलन है, जाति का विनाश नाम का जो भाषण था, जो आज भी अवेलेबल है हिंदी और अंग्रेजी में, वही ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उनको भेजा, और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि आप मुझे बुला तो रहे हो, मगर आपके लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे। यह बात 1936 के अंदर में बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। आज भी जाति के नाम पर लोगों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं। पूरे परिवार को समाप्त किया जा रहा है। यह जाति व्यवस्था का जो दंश है, जिसको विदेशों तक बाबा साहब अंबेडकर ने बताने का काम किया, वहां भी कहा कि यह जाति की जो बीमारी भारत में है, ए यूरोपियन कंट्री के लोगों, आप जल्द ही इस व्यवस्था को समाप्त करो। अगर आप ये समाप्त नहीं करेंगे भारत में, ब्रिटिश इंडिया है, तो आने वाले समय में ये जाति की समस्या जो भारत की है, ये पूरे दुनिया की समस्या बन जाएगी। आज वो बन चुकी है। सारे देश के अंदर में, सारी दुनिया में ये जाति के नाम पर लोगों के साथ में घृणित व्यवहार होता है। जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं की जाती है। जाति के नाम पर किसी का अपमान होता है तो जाति के नाम पर किसी का सम्मान होता है। वहां से इसकी शुरुआत हुई। साथियों, जब वो टेक्स्ट मैसेज उनको भेजा गया तो उस आयोजक मंडल ने कहा, जाति पार्टी तोड़क मंडल ने, कि आपका यह भाषण बहुत ज्यादा आक्रामक है, आप इसमें कुछ सुधार करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एक कौमा हलंत भी मैं सुधार करने वाला नहीं हूं। आपको बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना है मत बुलाओ। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा अपना खुद का मंच है अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इतने कड़े शब्दों में उनको जवाब दिया गया और आखिरकार वो कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर नहीं गए
उन्होंने एक अक्षर का भी सुधार नहीं किया, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। साथियों, जब नहीं गए तो उन्होंने वो किताब के रूप में छपा करके देश और दुनिया वाले लोगों के हाथों में दिया कि यह है कड़वी सच्चाई, और वो आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। जाति के खत्म करने के लिए समरसता की बात करने वाले जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जातियां खत्म हो गई ऐसा नौटंकी करने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। आप भारत के सर्वोच्च पद पर तैनात व्यक्ति का अपमान करते हो जाति के नाम पर। इसी कानपुर की धरती से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जाति के नाम पर उनका अपमान किया गया पंडित पुजारियों के द्वारा। जब वो पुरी के मंदिर में जाते हैं तो उनको अपमानित करके वहां पर पूजा अर्चना करने से रोका जाता है। वैसे पूजा अर्चना से हमारे लोगों का कोई भला कल्याण होने वाला नहीं है। देश के प्रथम नागरिक का अपमान होता है। रामनाथ कोविंद जी का अपमान हुआ। आज देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका अपमान हो रहा है। इसलिए साथियों, आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कुर्सी से हटाने के बाद अखिलेश यादव जी को जब उनकी सरकार चली गई, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी के लोगों ने, ओबीसी के नाम पर वोट लिया, पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखा करके केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनाव जीतने का काम किया भाजपाइयों ने। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उत्तराखंड के व्यक्ति को, योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का अपमान किया। पिछड़े वर्ग के साथ में बहुत लंबे समय से यह धोखाधड़ी हो रही है। साथियों, इस तरीके से लगातार जाति से किसी का सम्मान हो रहा है, जाति से किसी का अपमान होता है, यह बात हमको समझना होगा। ये इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जरा सा मात्र भी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसमें परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन से शासक जाति के लोगों को डर लगता है, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। एक रूढ़िवादिता को मजबूत करने का काम करते हैं, एक जो परिवर्तन के नाम पर नौटंकी करते हैं। परिवर्तन की बात तो करते हैं, सुधारवादी बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये सनातनी और पुरोगामी एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। ये शासक जाति के लोग दो अलग अलग लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। साथियों, आप लोग सारे देश की घटनाक्रमों पर अगर नजर डालें तो ऊना कांड हुआ गुजरात में, जिसको मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल सारे देश में लागू होना चाहिए। एक मरी हुई गाय की चमड़ी निकालने के चक्कर में जिंदा लोगों की चमड़ी उधड़वाने का काम किया गया। वो था गुजरात मॉडल। और वो गुजरात की जो घटना थी, सारे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के अंदर में कभी मूंछ रखने के नाम पर लोगों की पिटाई होती है, घोड़ी पे चढ़कर के बारात ले जाने पर लोगों की पिटाई होती है। ये मनवादी जो व्यवस्था है,
ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का समूल नाश करना होगा। यह मकसद था मान्यवर काशीराम साहब का। 6000 जाति के टुकड़ों को जगाना होगा जो इस जाल में फंसे हुए लोग हैं, और अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करके उन्होंने, उस मसीहा ने पूरी जिंदगी लगा करके, जैसे ही उन्होंने एनालिसिस नाम की, कास्ट नाम की किताब पढ़ी, जाति का विनाश नाम की किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा जिंदगी लगाई जाए ऐसा आज मुझे मकसद मिल चुका है। और सारी जिंदगी अपने समाज के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दी। सारी जिंदगी में केवल 600 जातियों के लोगों को ही जोड़ पाए, ऐसा उनका अंतिम भाषण में उन्होंने कहा। ईमानदार थे वो। 6000 भी कह सकते थे, 1000 भी कह सकते थे। जब देश भर की हर जाति के लोगों ने उनका साथ दिया, भर भर के साथ दिया, तो केवल 10 साल में एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिलवा दी। 10 से 12 साल में, 84 से 96 तक बहुत बड़ी देशव्यापी ताकत खड़ी की। मगर आज की तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख है बहन मायावती जी, उस पार्टी की मान्यता को खतरे में डालने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की मान्यता आज निरस्त हो चुकी है, ऐसा चुनाव आयोग का आंकड़ा है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता समाप्त हो गई है, उस विरासत को बचा नहीं पाई। न बिकने वाला समाज बनाने की बात कही थी, न बिकने वाला नेता तैयार किए थे काशीराम साहब ने। करोड़ों करोड़ों रुपया में टिकट बेच बेच करके आज पैसा है, अरबों खरबों रुपया पैसा है, अनगिनत संपत्ति है। खाएंगे उसको, बिछाएंगे, ओढ़ेंगे, क्या करें उस पैसे का? समाज को अधर में लाके छोड़ दिया है। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेना भी उनकी जबान पर एक तरीके से गुनाह हुआ करता था। ये बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोगों ने 2012 में 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जब हमने बनाई, तो मान्यवर काशीराम साहब की जन्मदिन और उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम शुरू किया सारे देश भर में संकल्प दिवस के रूप में। तब जाकर के बहन मायावती जी को याद आया कि नहीं नहीं, अब मेरे नाम की जय जयकार से काम चलने वाला नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती और पुण्यतिथि मनानी होगी। वो नौटंकी है केवल। चुनाव हारने के बाद में खुल्लम खुल्ला तौर पर बहन मायावती ने कहा था कि मुझे गर्व है अपने चमार भाइयों के ऊपर। मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुझे कोरियों ने वोट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव हारने के बाद में ये वक्तव्य थे उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा। मुझे पटेलों ने साथ नहीं दिया। हर एक जाति का नाम ले लेकर के उन्होंने गिनाने का काम किया। मुझे निषादों ने साथ नहीं दिया। मुझे गर्व है चमार भाइयों के ऊपर जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। तो एक ही जाति के लोगों से आप प्रधानमंत्री बन जाएगी? मान्यवर काशीराम साहब एक एक कंकड़ को, जाति नाम के एक एक व्यक्ति को, एक एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। और बहन मायावती ने सभी जातियों को तोड़ने का काम किया। तो तोड़ने का सिद्धांत तो शासक जातियों के पास में है। उन्होंने 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे समाज को बांटने का काम किया। और बहन मायावती भी अगर वही काम कर रही है तो ये तो ब्राह्मणवादी काम कर रही है, मनवादी काम कर रही है। बहुजन के नाम पर सतर्क रहना होगा दोस्तों आपको। न बिकने वाला नेता तैयार करने की बात कही थी, करोड़ों करोड़ रुपया में समाज को बेचने का काम किया, जिसकी वजह से आज ये हालत बद से बदतर हो गई।
अभी मैं चुनाव लड़ा घोसी विधानसभा से। बीजेपी को जिताने के लिए सारी पॉलिसी बनाती है। वहां पर देखा, बयान दिलवाया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि बहुजन समाज के लोग या तो घरों में बैठो या नोटा पे वोट करो। ऐसा अखबारों में छप के आया। नोटा पर वोट करने का मतलब वोट का अधिकार समाप्त करने का कार्यक्रम है। यह वोट का अधिकार कितनी मशक्कत के बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने भारत से लेकर के लंदन तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के वोट डालने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ। और बसपा कहती है कि घरों में बैठो या नोटा पे वोट करो। नोटा कोई प्रतिनिधि है क्या जो विधानसभा में या संसद में जाकर के आपकी आवाज उठाएगा? तो जो बीजेपी की पॉलिसी है वो आज की तारीख में बसपा की पॉलिसी है। जो बीजेपी संविधान को बदलने की काम कर रही है, संविधान की शपथ लेकर के, संविधान की सौगंध खा करके वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, ऐसे संविधान द्रोहियों को 2024 में पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना होगा, नस्त नाबूद करना होगा इन भाजपाइयों को। इसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ में अभी काम शुरू करना है। यह संकल्प हमें लेना होगा। साथियों, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है भाजपा की, जब से केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया है। उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के अंदर में ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत रखवाली करने की लायक नहीं रहे। ये नागरिकों की सुरक्षा करने लायक नहीं है। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है आज की तारीख में। बाप केस लड़ता है, बेटा केस लड़ता है, बाप केस लड़ते लड़ते मर जाता है, बेटा लड़ता है, फिर भी फैसला नहीं आता है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि ऊना कांड हुआ, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की को किस तरीके से रात के अंधेरे में केरोसिन ऑयल डाल करके वहां जलवा दिया गया। उसकी हत्या कर दी गई। क्यों नहीं बुलडोजर चलाया उनके अपराधियों के ऊपर में? हम सवाल पूछना चाहते हैं इस अधिवेशन के मौके पर योगी जी से। क्या इसलिए नहीं चलाया गया उनके घर पे बुलडोजर, उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों के घर पे, क्योंकि वो योगी जी के स्वजातीय बंधु थे? बुलडोजर भी आज की तारीख में जातिवादी हो गया है। वो जाति देख करके चलाया जाता है। विश्वकर्मा परिवार के दो व्यक्तियों की, सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की, एक शुक्ला नाम के अपराधी ने 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई आपके कानपुर देहात के अंदर में ही। आजमगढ़ हो या कानपुर देहात हो, आगरा हो या फिरोजाबाद हो या सारे देश में गोरखपुर हो, कहीं पर भी हो, सारे उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज स्थापित है। अपराधियों को, हत्यारों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। साथियों, जाति देख करके आज लोगों के साथ में व्यवहार होता है। यह जाति व्यवस्था का समूल नाश होना चाहिए। इसके लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, बहुजन समाज बनाने का काम किया। न बिकने वाला नेता तैयार किए। जो विषय आज हम लोगों ने बनाया है अपने समाज को नेतृत्व करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उस विषय पर आज हम अपनी बात कह रहे हैं। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी एक इंसान दूसरे इंसान का मैला अपने सर पे ढो रहा है। कितना घृणित काम है।
75 साल बाद भी ये आजादी के, तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद में भी ये अमानवीय व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नौटंकी करते हैं। वो स्वच्छकार जाति के लोगों का पैर धुल करके पीने की नौटंकी करते हैं, और वहीं पर स्वच्छकार समाज के लोगों की बहन बेटियों की हत्याएं होती है। उसी में से मनीषा वाल्मीकि की भी एक है। अभी विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा जाति के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने सम्मानित करने का काम किया, और उसी विश्वकर्मा जाति के 2 सगे भाइयों को अभी मौत के घाट उतारा ब्राह्मण जाति के लोगों ने। तो क्या बुलडोजर चलेगा उसके घर पर? देवरिया हत्याकांड हुआ। मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर में। देश की आंतरिक सुरक्षा आज खतरे में है इस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में। देश की वही सुरक्षा आज खतरे में है। इतना खतरनाक मंजर आज की तारीख में है साथियों। शास्त्रानुसार मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए, धर्म के अनुसार जिस धर्म का वो प्रचार करते हैं, जिस धर्म के नाम पर वो मंदिरों में जाके के आरती उतारने का, घंटा बजाने का काम करते हैं, वो धर्मानुसार नरेंद्र मोदी जी जो अपनी चुनाव के वक्त में उन्होंने जो बातें कही कि भाइयों बहनों, नीच जाति में पैदा होना कोई गुनाह है, सारे पब्लिक अंधभक्त लोग चिल्लाने लगे खड़े होकर, नहीं मोदी जी नहीं, कोई गुनाह नहीं है, नीच जाति में पैदा होना हमारे बस की बात नहीं है। मैं नीच जाति में पैदा हुआ। मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। ब्रांडिंग किया। मैं तेली जाति से उघाची हूं, ऐसा स्क्रॉल चलाया गया टेलीविजन पर वोट लेने के लिए। शास्त्रानुसार, धर्मानुसार अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का मुंह देखना पाप था, पाप है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और शास्त्र मेरे बाप दादा ने नहीं लिखे हैं। तेली का मुंह देखना पाप है, गधे का मुंह देखना अच्छा है। गधे से भी गया गुजरा जो है, तेली बिरादरी को कहा गया शास्त्रों के अंदर में अपमानित करने का काम किया गया। साथियों, आज उस धर्म को फैलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। जिस धर्म ने उनको पाप कहा, उसका चेहरा नहीं दिखाने की बात कही। यह जाति के नाम पर किसी का अपमान होता है तो जाति के नाम पर किसी का सम्मान हो रहा है। जाति व्यवस्था जो है, इसका समूल नाश होना चाहिए। जो मकसद काशीराम साहब ने रखा अपने जिंदगी का, आज वो न बिकने वाला समाज और बहुजन समाज बनाने की जरूरत है हमको। उसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में काम कर रही है। 6 दिसंबर 2012 से आज 9 अक्टूबर 2023 है। क्या किया हम लोगों ने? पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया, पार्टी का नेटवर्क मजबूत किया। रिजल्ट आने में देर लगेगा साथियों। 22 राज्यों में आज बहुजन मुक्ति पार्टी की शाखाएं कार्यरत है। 22 राज्यों के अंदर में 10-15 साल में हम लोगों ने जो काम किया है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 2018 में इसी 9 अक्टूबर को हम लोगों ने रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने का काम किया बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व में। यहां पर हम लोगों ने केवल प्रतिनिधि सत्र बुलाया है। ये कोई क्राउड नहीं है, रैली नहीं है। रैली देखना है तो हम दिखाएंगे अभी चुनाव से पहले आप लोगों को। माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह यादव साहब को जब बुलाया था तो उस समय आए नहीं थे, लेकिन देखा इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लाखों लोग। मैंने तो अपने कार्यकाल में कभी सोचा भी नहीं था इस रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने की। आप लोगों ने आधे से ज्यादा काम तो कर लिया, ऐसा उन्होंने मंच पर आने के बाद में अपने वक्तव्य में कहा। साथियों,
ये सिलेक्टेड लोगों को, ये प्रतिनिधियों को हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन के मौके पर यहां बुलाया है। पहले हमें हमारी ताकत खड़ी की है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, एक कुतिया और एक हथनी की दोस्ती थी, दोनों एक साथ में प्रेग्नेंट हुई। कुतिया ने 6 महीने के बाद में लगभग आधा दर्जन बच्चों को जन्म दे दिया और पूछा हथनी से, तुम्हारा कुछ हुआ क्या? बोले कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगले 6 महीने में उन्होंने फिर से दोबारा से लगभग आधे दर्जन बच्चों को फिर जन्म दे दिया। फिर पूछा, तुम्हारा कुछ हुआ हथनी? बोले कि मेरा कुछ नहीं हुआ अभी। बोले ऐसे कैसे हो रहा है? मेरे तो फिर दोबारा से 6-7 बच्चे को जन्म दिया। फिर तीसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई, कुतिया जो है वो फिर से उसने आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। फिर पूछा हथनी को, तुम्हारा कुछ हुआ? बोले नहीं नहीं। बोले हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। साथियों, आप सभी लोगों को जानकारी होगी, लगभग 2 साल में हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब जन्म देती है तो हथनी जब अपने बच्चे के साथ में एक रोड पार करती है तो सारा रोड चक्का जाम होता है। 1 किलोमीटर लाइन इधर लगती है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है उसकी, 1 किलोमीटर लाइन इधर लगती है, लोग तमाशा देखते हैं उसका कि कोई हथनी, कोई हाथी अपने बच्चे को लेकर के अपने परिवार के साथ जा रहा है। मगर कुत्तों को कोई पूछता है क्या? गाड़ी 120 की स्पीड में चलती है तो कुचलते हुए उसको निकल के चली जाती है। कभी कोई अखबार में खबर छपती है? मगर अखबार में खबर छपती है उस हथनी की जो अपने बच्चे को एकदम से मदमस्त होते हुए उस रोड को पार करती है, उसकी खबरें आती है। रिजल्ट आने में वक्त लगता है कैडर बेस पार्टियों का। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को, उन लोगों को ये मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं जो हमारे लोगों को ये वर्गलाने का काम करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, भी ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, कुछ भी तो नहीं है, क्या कर लोगे? अरे क्या कर रहे हैं वो 131 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए, जो बहुजन समाज के लोग उनको चुन करके भेजते हैं, SC ST के लोग चुन के भेजते हैं। हाथों में चूड़ियां पहन रखी है उन्होंने, उन सांसदों ने। 1250 एमएलए जो SC और ST के नाम पर चुन के जाते हैं, क्या कर रहे हैं? जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है ये टूल ऑफ द कास्ट हिंदूज है, ये सवर्णों के औजार है, पिट्ठू है, पिछलग्गू है, हाके जाने वाले जानवर हैं ये लोग। ये बोल नहीं सकते हैं, इनकी जबानों पर ताले लगा दिए जाते हैं, जो बोलेगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बीजेपी वाले टिकट देते हैं, लेकिन टिकट देने से पहले उनको खस्सी करते हैं। बोलना नहीं है समाज के लिए, चुपचाप रहना है। क्या फायदा है ऐसा सांसद विधायक बनने से? बोलने वाला आदमी चाहिए। संसद मार्ग पर देश के संविधान को जलाया गया, उसकी प्रतियों को जलाया गया, मगर औकात नहीं थी इन भाजपाइयों की, किसी भी जो भाजपा से बैठ करके सांसद विधायक बनकर के बैठे हैं, जो अपनी बात को वहां बोल सके। क्या फायदा है ऐसे लोगों का? जब बहुजन मुक्ति पार्टी का सांसद बनेगा साथियों, तो एक ही सांसद 542 के ऊपर भारी पड़ेगा, अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बैठी है, इसकी किसी समय पर जमानतें जब्त होती थी। जब जनसंघ के द्वारा चुनाव लड़ाया जाता था तो जनसंघ के लोगों को कोई भी चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति नहीं मिलता था। 10 साल तक उनकी जमानतें जब्त हुई। आज पूर्ण बहुमत से सरकार है। लोकतंत्र में हमेशा कोई शासक नहीं रहता है, इसलिए हिटलरशाही चलने वाली नहीं है। लोकतंत्र में आज जो विपक्ष में बैठा है,
भाजपाइयों को याद रखना होगा, जैसे तुम्हारी जमानतें जब्त होती थी किसी समय पर, आज बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है, कल हमको भी मौका मिलेगा। समय का चक्र है, बदलता रहता है, हर क्षण परिवर्तनशील है, ऐसा तथागत ने कहा है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिटलर शाही करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमेशा रहने वाली नहीं है, हमको भी अवसर मिलेगा। ये देश के संविधान के साथ में, देश के नागरिकों के साथ में जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये आपको भी इसका जवाब देना होगा, इसको भुगतना होगा आपको आने वाले समय में। ये चेतावनी देना चाहता हूं मैं इन लोगों को इस अधिवेशन के मौके पर। संविधान के दायरे में रह करके काम करो, चाहे शासन में बैठे हुए लोग हों, चाहे प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, सबके लिए संविधान सर्वोपरि है। कोई हमेशा नहीं रहता है साथियों। संविधान की हद में रह करके जो कर्तव्य उनको निर्धारित किए गए हैं, हम कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से नहीं करते हैं, मगर हमको कोई रोकता है तो फिर हम उनको छोड़ते भी नहीं है। हम संविधान के दायरे में रह करके प्रत्येक काम करते हैं। साथियों, इस बात को हमको समझना है। भारत में सामाजिक क्रांति न होने का मूल कारण है जाति व्यवस्था। जो जिस बेड़े में पैदा हुआ उसी बेड़े में वो मर जाता है। इसलिए हमको इस जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा और बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज बनाना होगा। मूल निवासी बहुजन समाज बना करके ही हम लोग अपनी सच्ची लड़ाई लड़ सकते हैं। इस देश के अंदर में आज ओबीसी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। बिहार राज्य भारत का सबसे पहला राज्य हुआ है साथियों, जहां पर जाति आधारित जनगणना करवाई गई और उसके आंकड़े प्रकाशित करके उस सरकार ने घोषित किए। पूरे देश का पहला राज्य है बिहार। सारे देश में हड़कंप मचा हुआ है इस बात से। जो कम संख्या वाले लोग हैं वो देश में हुक्मरान बने हुए हैं, जो बहुसंख्यांक लोग हैं वो इस देश में गुलाम बने हुए, अधिकार वंचित लोगों को ही गुलाम कहा जाता है। वो राशन की लाइन में खड़े हैं, कोई आधार कार्ड बनाने की लाइन में खड़ा हुआ है, कोई नौकरी मांग रहा है। ये अधिकार वंचित लोग हैं। हम चाहते हैं और स्टैम्प पेपर पर लिख के देती है बहुजन मुक्ति पार्टी जब भी चुनाव होता है। साथियों, ये देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। ये रट्टा लगा लगा करके सारे देश भर में जब हम लोगों ने किया, कांग्रेस ने धोखाधड़ी किया। 1931 तक हर जाति के आंकड़े इकट्ठा करके प्रकाशित करने का काम अंग्रेज लोग करते थे, मगर उसके बाद में लगभग 57 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया। आज बीजेपी कर रही है, उसने तो जनगणना ही कराना बंद कर दिया। कांग्रेस तो कम से कम जनगणना कराती थी, मगर बीजेपी के लोगों ने जनगणना कराना ही बंद कर दिया। 2011 के बाद में 2021 में होनी चाहिए थी, आज 2023 चल रही है, जनगणना नहीं करा रही है। जब जनगणना नहीं होगी तो लोगों के साथ में ओबीसी का बजट कैसे बनेगा? जीरो में ओबीसी का विकास कैसे होगा? मोदी जी दिन रात चिल्लाते हैं विकास विकास विकास, जीरो में विकास कैसे होगा? 1984 में 11% ओबीसी के सांसदों की संख्या हुआ करती थी। 1989 में 21% सांसद हुआ करते थे ओबीसी के। 2004 में 26% सांसद हुआ करते थे ओबीसी के, और 2019 में 301 में भाजपा के सांसदों में से 113 सांसद ओबीसी के हैं। क्या फायदा है उन लोगों का? है हिम्मत जाति आधारित जनगणना करवाने की? नरेंद्र मोदी जी वोट लेने के लिए तो कहते हैं मैं ओबीसी में पैदा हुआ। 314 आईएएस पास किए हुए बच्चों को आज तक जॉइनिंग लेटर नहीं दिया। आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, संवैधानिक तमाम पद खाली हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉइनिंग लेटर नहीं दिया। नीट की परीक्षा खत्म कर दी गई,
बाद में जब सारे देश भर में हम लोगों ने आंदोलन किए, तब जाकर के नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लोगों के स्टूडेंटों को आरक्षण बहाल किया गया। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए लगभग साल भर तक किसान लोग देश में आंदोलन करते रहे, दिल्ली घेर करके बैठे रहे, मगर मोदी जी ने 1 मिनट भी समय उन किसानों के लिए नहीं दिया। उन किसानों की मांग थी एमएसपी पर कानून बनाया जाए। हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे हैं, हमें मिनिमम चाहिए। कम से कम सरकार हमको यह बताए हमारी फसल कितने रुपए में खरीदी जाएगी, यह कहना था किसानों का। 850 से ज्यादा किसानों को मौत के घाट उतारा गया, मगर मोदी जी ने 1 मिनट भी समय नहीं दिया उनके लिए। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 100 रुपए क्विंटल की अगर लागत आती है तो 125 रुपए क्विंटल में उसकी फसल को खरीदा जाएगा। 25% मुनाफे के साथ में उसको उसका फसल का मूल्य दिया जाएगा। ये केवल बोल नहीं रहे, स्टैम्प पेपर पर लिख के हम लोगों ने जारी किया हुआ है। जब भी चुनाव होते हैं, भारत की एकमात्र इकलौती पार्टी है जो स्टैम्प पेपर पर लिख के जनता से वादा करती है। अभी रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं तो कौन बांट रहा है रेवड़ियां? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम को मिलाकर के 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा अभी आधे घंटे पहले माननीय चुनाव आयोग ने कर दिया है। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभाओं के, और उसके 2-3 महीने के बाद में ही फिर देश की सबसे बड़ी महापंचायत का, लोकसभा का चुनाव होगा। इसलिए साथियों, चलो बूथ की ओर, इस सिद्धांत पर हमको काम करने की जरूरत है। 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ पर 10 यूथ को तैयार करिए, नौजवानों को तैयार कीजिए, और हर समाज का, हर जाति का प्रतिनिधि होना चाहिए उसके अंदर में, जिससे किसी को यह ना लगे कि ये तो फला एक जाति वर्ग की पार्टी है। हम देश में बहुसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति आधारित जनगणना करवा करके रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी जो संविधान कहता है वो मुहैया कराई जाएगी। इसकी लड़ाई सारे देश भर में हम लोग लड़ रहे हैं। साथियों, जुलाई 2021 में भाजपा सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह स्पष्ट करते हुए लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का यह नीतिगत फैसला है कि SC ST के अलावा किसी की भी जाति आधार जनगणना नहीं होगी। ऐसा बीजेपी का तो ओबीसी के लोगों की जनगणना नहीं कराएंगे, केवल वोट लेने के लिए ही है क्या? भर भर के ओबीसी के लोग वोट डालते हैं। ओबीसी के समाज की आधी आबादी, भारत में आधी से ज्यादा आबादी, लगभग 60 से 65% आबादी केवल पिछड़े वर्ग के लोगों की है। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सहयोग के बगैर इस देश में किसी की भी सरकार बनने वाले नहीं है। बीजेपी को पिछड़े वर्ग के लोगों ने साथ दिया, सत्ता पर बिठाया, और वही पिछड़े वर्ग के लोग सारे देश भर में आज की तारीख पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जमीन में गाड़ दिया जाएगा आने वाले 2024 के चुनाव में। भाजपाइयों, यही पिछड़े वर्ग के लोग आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यही बहुजन समाज के लोग आपको एक एक आना पाई का हिसाब करने का काम करेंगे। इस तरीके से साथियों, ये जो आज आंदोलन है सारे देश भर के अंदर में, ये आंदोलन अभी फैल गया है, ये आग लग चुकी है जाति जनगणना की। इसका बहुजन मुक्ति पार्टी सारे देश भर में समर्थन करती है। राहुल गांधी जी आज बात कर रहे हैं लोकसभा के अंदर में जनगणना होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी की अम्मा की सरकार थी, इतने लंबे समय तक शासन किया, तब से तो करा ही नहीं। आज देश भर में माननीय वामन मेश्राम जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सारे देश भर में जो आंदोलन खड़ा किया है, उसकी वजह से आज राहुल गांधी जी को भी बोलना पड़ रहा है। सड़क से लेकर के संसद तक जिन मुद्दों को आज हम लोग उठाते हैं, उन मुद्दों पर इन नेताओं की मजबूरी बन जाती है उस आवाज को उठाना। तो इससे तो समाज का फायदा हो रहा है। भले ही हमारा कोई MLA MP नहीं आज की तारीख में, आने वाले समय में होगा, हमारी सरकार भी होगी,
लेकिन ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कौन विरोध कर रहा था और कौन उसके समर्थन में लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई सारे देश भर में चालू है साथियों। इस पहले सत्र के मौके पर इन विषयों के ऊपर मैं केवल इतनी बात कहूंगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत। मैं 2-3 नारे के साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपका साथ सहयोग लेना चाहूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं सारे लोग? रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। सड़क सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल 85, जय मूल निवासी। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। धन्यवाद साथियों।